हेलो, आई एम शैल। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्ट्रैटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, 12th का टॉपिक है ये। और मतलब यदि हम इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का दे तो सिंपल सा एक लाइन है ये कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है 7 बिलियन के करीब है। और जितनी मतलब जो पॉपुलेशन है उसकी जो डिमांड है, फूड की डिमांड है, वो मैच नहीं कर पा रही है। पॉपुलेशन ज़्यादा है, फूड प्रोडक्शन कम है। तो हम कुछ टेक्नोलॉजीज, कुछ स्ट्रैटेजीज इसमें यूज़ करेंगे करके हम इंक्रीजिंग फूड डिमांड को इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लेवल पे ला सकें, यानी कुल मिलाकर के हम फूड प्रोडक्शन को इन्हांस कर सकें। अब फूड जो है हमें प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं। तो हम एग्रीकल्चर में ही एनिमल हस्बेंड्री भी पढ़ते हैं, और जो एग्रीकल्चर जो एक हमारे दिमाग में क्लियर है, खेती बाड़ी करना, वो चीज़। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री में हम ये देखते हैं कि मतलब जब एनिमल हस्बेंड्री वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक। मतलब जैसे एनिमल हस्बेंड्री में हम कैटल्स, गाय, भैंस एंड गोट्स वगैरह हुआ। फिशरीज में हम फिशेस का देखते हैं, और भी कई सारे जैसे प्रॉन जो है ऑर्थ्रोपोड्स है, मोलस्क कई सारे हुए। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट, कैटल्स तो हमने देख लिया, गाय भैंस की जो हमने बात की। इसके अलावा पोल्ट्री, जहाँ से हम चिकन और कई सारी और बर्ड्स, गीज वगैरह के भी एग्स लेते हैं, वहाँ से भी हमें मीट मिलता है। तो ये सारी चीज़ों का, इनसे रिलेटेड सभी ऑर्गेनिज्म का की ब्रीडिंग और उनको रेज करना जो होता है वो एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट होता है। एक सिंपल सा आप एक लाइन दी हुई है इसमें, बहुत मतलब वो अपने आप में ही एक्सप्लेन करती है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन में, वर्ल्ड में जितने भी लाइव स्टॉक्स हैं उसका 70% इंडिया और चाइना के पास है। 70% लाइव स्टॉक इंडिया और चाइना शेयर करता है, लेकिन वर्ल्ड की जो इन लाइव स्टॉक से प्रोडक्टिविटी है वो सिर्फ 25% है। ठीक है, हम इतने इतने सारे लाइव स्टॉक को पाल भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी के नाम पर हम बहुत पीछे हैं, इंक्लूडिंग चाइना। ठीक है, तो जब आपके पास इतने सारे लाइव स्टॉक्स हैं और वो एक अच्छा सोर्स हैं फूड के, तो हम क्यों ना ऐसी टेक्निक्स, इनको रेयर करने में, इनको रेस करने में ऐसी टेक्निक क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं कि हम इनसे फूड प्रोडक्शन को इन्हांस कर सके। उसी तरीके से हम नेक्स्ट जब प्लांट ब्रीडिंग पढ़ेंगे इसी टॉपिक में, तो हम वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम लेते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी आपको एक इंट्रोडक्शन दिया वही लिखा हुआ है, with ever increasing population of the world, enhancement of food production is a major necessity. Biological principle as applied in animal husbandry and plant breeding have a major role in our effort to increase food production. एंड मतलब हमें बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स लाइक हम क्रॉस ब्रीडिंग कराएं, इन ब्रीडिंग कराएं, आउट ब्रीडिंग कराएं, होमोजाइगस प्योर लाइन ऑब्टेन करें। तो ये सारी जो ब्रीडिंग की टेक्निक्स हैं उन सबको यूज़ करके, इसके अलावा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ, टिश्यू कल्चर हुआ, इन सबको यूज़ करके हम फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करा सकते हैं। तो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल हमें अप्लाई करना है, और प्लांट से भी और एनिमल से भी हमें फूड प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना है। Several new techniques like embryo transfer technology and tissue culture technique are going to play a pivotal role, very important role in further enhancing food production. ठीक है, अब एनिमल हस्बेंड्री, तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है, दैट इज तो इसमें पॉइंट्स ले लो। एक पॉइंट यह हुआ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है ये, और ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, as such it is a vital skill for farmer and is as much science as it is art. तो ठीक है, आज हम इसमें साइंस अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सालों से ये एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स यूज़ कर रहे हैं। जो मुर्गियाँ पालते हैं वो अपने तरीके से, काउज जो मतलब जिनके डेयरी फार्म होते हैं, आज हम बहुत सारी उसमें टेक साइंस की बायोलॉजिकल प्रिंसिपल को अप्लाई करके उनकी अच्छी अच्छी नस्लों को रेस कर रहे हैं। लेकिन शुरू से ही सभी जगह, नॉट ओनली इन इंडिया, सभी जगह ये होता रहता था कि जो भी इनको पालते थे
तो वो ये देखते थे कि कौन सी काऊ ज़्यादा ब्रीड कर रही है, मतलब सॉरी लैक्टेट कर रही है, ज़्यादा मिल्क दे रही है, तो उस तरीके से उस काऊ को चूज करके उनके बेबीज काफ प्रोड्यूस किए जाते थे। तो ये टेक्निक्स जो हैं शुरू से चल रही हैं। तो वही चीज़ बोल रहा है कि वाइटल स्किल फॉर फार्मर, एक मतलब इन फार्मर्स को इनके बारे में अच्छा नॉलेज है, एज वेल एज मच साइंस एज इट इज़ आर्ट। ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री डील्स विद द केयर एंड ब्रीडिंग। हाँ, एनिमल हस्बेंड्री में हम क्या, केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक लाइक बफेलो काउ, इसके अंदर जो हम देखते हैं बफेलो काउ, डेयरी प्रोडक्ट, पिग, हॉर्सेस, कैटल, शीप, कैमल, गोट, ये सभी जो है एनिमल हस्बेंड्री में इनकी ब्रीडिंग एंड रेजिंग को हम को कंसिडर करते हैं। ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री ऑल्सो इंक्लूड पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज। ठीक है। डेयरी फार्मिंग का तो हमने देखा, इसके अलावा पोल्ट्री एंड फिशरीज को भी इंक्लूड किया जाता है। फिशरीज में मछलियों को पकड़ना, उनकी रेयरिंग करना, उनकी सेलिंग, ये सब तो है ही। साथ में मोलस्का जैसे शेल फिश, क्रस्टेशियन, प्रॉन एंड क्रैब जो है ऑर्थ्रोपोड हैं, इन सब को भी हम इंक्लूड करते हैं एक्वाकल्चर में। एक्वाकल्चर एंड पिसिकल्चर दो टर्म यूज करते हैं। एक्वाकल्चर यानी एक्वेटिक प्लांट और ऑर्गेनिज्म को रेज करना, ये एक्वाकल्चर में आता है। और एक्वाकल्चर में जब हम फिश को केवल फिश की बात करते हैं तो फिश कल्चर जो है पिसिकल्चर में स्टडी करते हैं। ठीक है। Since time immemorial, animal like bees, silkworm, prawn, crab, fish, bird, pig, cattle, sheep and camel have been used by human for product like milk, egg, meat, wool, silk, honey, etc. इन सब का यूज़ हम मालूम है। हनी बीज को से हम हनी लेते हैं, वूल लेते हैं शीप से। तो it is estimated that more than 70% of the world livestock population is in India and China, but surprisingly they contribute only 25% of farm produce। इनसे हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो सिर्फ 25% मिल पा रहे हैं, जबकि 70% पॉपुलेशन हम दो कंट्रीज के पास में है, इंडिया और चाइना के पास है। तो हम इनकी क्वालिटीज़ को बेटर करके हमें क्या करना है, इनसे ज़्यादा फार्म प्रोड्यूस या इनसे ज़्यादा प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना है। ओके। To overcome this low productivity, we have to use new technology with conventional practice। जो उनके जो ब्रीडर्स हैं, जो उनको पाल रहे हैं, वो जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसको तो यूज़ करो ही, साथ में साइंटिफिक प्रिंसिपल को भी हमें यूज़ करना है, जिससे कि हम उनकी क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें। ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स, तो यहाँ पर सिंपल सा है। मैनेजमेंट किसी भी चीज़ का होगा तो हमें क्या देखना होगा, हमें उनसे यदि अच्छा प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है तो उसको अच्छे से खाना खिलाना होगा, उनको डिजीज़ फ्री रखना होगा, उनको जहाँ पे भी हम जहाँ पे भी उनको पालते हैं, ग्रो कराते हैं, उस जगह को साफ़ सुथरा रखना होगा। जो भी ऑर्गेनिज्म लाइक जैसे हम डेयरी फार्मिंग की बात करते हैं तो उसमें जो भी गाय भैंस हम यूज़ कर रहे हैं उनको प्रॉपर वैक्सीनेट कराना होगा, और हाइजीन को मेंटेन करना होगा। अब आजकल के टाइम में तो मिल्किंग भी पूरी ऑटोमेटिक हो गई है, जिसमें हैंड यूज़ नहीं होते हैं, तो मिनिमम कांटेक्ट रहता है। बट ओवरऑल यदि हम पूरा फार्म मैनेजमेंट, किसी में भी मैनेजमेंट देखें तो हमें क्या देखना है कि अच्छी ब्रीड्स हमें चूज़ करनी है। अच्छी ब्रीड्स जो जैसे हमें गाय की बात कर रहे हैं, दूध की बात करते हैं, दूध और उसके प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करना है तो हम डेयरी फार्मिंग में जाएंगे। तो डेयरी फार्मिंग, यदि हमें डेयरी फार्म बनाना है तो सबसे पहले हमारी चॉइस क्या होगी, हम अच्छी ब्रीड की गाय लें जो ज़्यादा दूध देती हो, फिर उसके बाद उसको वो डिजीज़ फ्री हो, उसको प्रॉपर हम सारे वैक्सीन्स लगवाएं। ठीक है। उसको जहाँ पे भी जो कैटल यार्ड है, जहाँ पे भी हम उसे रखेंगे, गौशाला है, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। डॉक्टर्स उनका रेगुलर चेकअप करें, वेटनरी डॉक्टर्स हैं उसका प्रॉपर चेकअप करें, वैक्सीनेट करवा के रखना होगा। अच्छी क्वालिटी का मिल्क मिले तो हमें उन्हें अच्छा खाना खिलाना होगा, बेटर क्वालिटी के फॉडर प्रोवाइड कराने होंगे। ये सारी चीज़ें ये इसमें लिखी हुई हैं। इसमें कुछ चीज़ टर्म्स हैं वो फिर भी हम जो इम्पॉर्टेंट लाइन है उसको हम हाईलाइट करते चलेंगे। ठीक है। तो अब है यहाँ पर हमने देखा था दैट इज मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स। A professional approach to what have been traditional practices of farm management gives the much needed boost to our food production. Let us discuss some of the management procedure employed in various animal farm system. कौन से? डेयरी फार्म मैनेजमेंट में हम क्या देखते हैं, डेयरिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो हम डेयरी प्रोडक्ट हमें मालूम ही है, दूध है, दही है, चीज़ है,
बटर मिल्क हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं डेयरी प्रोडक्ट हैं। कैन यू लिस्ट द एनिमल दैट यू वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड इन अ डेयरी? काउ, बफेलो, यही होंगे। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी मेड विथ मिल्क फ्रॉम अ डेयरी? अभी जस्ट मैंने सारे मिल्क प्रोडक्ट के नाम लिए, ठीक है। तो मिल्क इज अ एनिमल प्रोडक्ट कुल मिलाकर के। इन डेयरी फार्म मैनेजमेंट वी डील विथ प्रोसेस एंड सिस्टम दैट इंक्रीज यील्ड एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, क्या क्या चीज दो करवानी है हमें, इसको देख लो। इसमें दो चीज को ध्यान रखा जाता है, इंक्रीज यील्ड, आप प्रोडक्टिविटी तो बढ़े। यदि कोई गाय 3 लीटर दूध दे रही है तो इस तरीके से हम उस चीज को मैनेज करें कि वो 5-6 लीटर देना शुरू करें, तो दिस इज इंक्रीज इन यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, लाइक उसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, ये मतलब वो सब डिपेंड करेगा हम उसको क्या खिला रहे हैं, इस पे डिपेंड करेगा। मिल्क यील्ड इज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड इन द फार्म। कौन सी, मैंने बोला कि हमें शुरू से ही हाई मिल्किंग काउस को हमें चूज करना होगा। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड हैविंग हाई यील्डिंग पोटेंशियल अंडर द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द एरिया। ये नहीं कि एक हम टेम्परेट वाले, हमने देखा कि यूरोप में ये वाली ब्रीड है, एक्स ब्रीड है, वो बहुत अच्छा दूध देती है और हम उसी को लेकर के इंडिया में आ गए। तो यहाँ और यूरोप के टेम्परेचर में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी वहाँ पर जो है वो इंडिया में नहीं होगी। ठीक है, तो यही बोल रहा है इस लाइन को, इसीलिए उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है अंडर द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द एरिया। ये नहीं कि बस कहीं की भी ब्रीड है वहाँ अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वो इस इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशन में अच्छा परफॉर्म करेगी, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, कंबाइंड विद द रेजिस्टेंट टू डिजीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम देख रहे हैं एक हाई ब्रीड, मतलब अच्छी ब्रीड चूज करना है जो हाई यील्ड तो दे ही, साथ में वो डिजीज रेजिस्टेंस भी हो। ओके, देन फॉर द यील्ड पोटेंशियल टू बी रियलाइज द कैटल हैव टू बी वेल लुक्ड आफ्टर। यदि हमने देखा कि हमें एक सपोज जर्सी गाय के बारे में पता चला कि वो एक टाइम में 12 लीटर दूध दे रही है, ठीक है, तो यही बोल रहा है उसकी कैपेसिटी है 12 लीटर दूध देने की, तो उस 12 लीटर दूध वो देती रहे, उसके लिए हमें क्या करना होगा? फॉर द यील्ड पोटेंशियल टू बी रियलाइज द कैटल हैव टू बी वेल लुक्ड आफ्टर, हमें उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करनी होगी। दे हैव टू बी हाउस्ड वेल, शुड हैव एडिक्वेट वाटर एंड बी मेंटेन डिजीज फ्री। नहीं तो बीमार पड़ जाएगी या कुछ भी उसकी देखभाल में कमी रहती है तो वो अपने उस पोटेंशियल को टच नहीं कर पाएगी। द फीडिंग ऑफ द cattle should be carried out in a scientific manner with special emphasis on the quality and quantity of fodder। ठीक है, उसको जो भी हम चारा खिलाते हैं उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी, कि ये नहीं कि हाँ हमने गाय तो बढ़िया अच्छी महंगी खरीद के ले आए लेकिन हम उसको कुछ भी खिला रहे हैं, उसमें उसकी फूड क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ही ध्यान रखना होगा। वो यदि इतना खा रही और हम इतना सा खिलाएंगे तो मिल्क उसकी पोटेंशियल जो 12 लीटर दूध है वो नहीं दे पाएगी। तो उसको ये क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड फॉडर यानी चारे की क्वालिटी एंड क्वांटिटी को भी हमें ध्यान में रखना होगा। बिसाइड स्ट्रिंजेंट क्लीनलीनेस, मतलब बहुत विगरस, हमें रिगर्स वहाँ पे सफाई रखनी होगी, बहुत अच्छी सफाई रखनी होगी। एंड हाइजीन बोथ ऑफ द कैटल एंड द हैंडलर्स, जो चरवाहा या जो आज की डेट में सब, मतलब फिर भी अभी गांव में जो एक एक गाय रखते हैं या जो डेयरी फार्म नहीं थोड़े ही कैटल्स रखते हैं, तो वहाँ यही होता है कि मिल्किंग के लिए कोई को अपॉइंट कर दिया जाता है, वो सुबह शाम आता है और वो दूध निकालता है गाय से। तो ये नहीं कि केवल हम गाय की ही चिंता कर रहे हैं, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो उसकी टेक केयर कर रहा है वो भी अच्छा हो, वो भी हेल्दी हो, नहीं तो वो भी डिजीज़ ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, तो या जो मिल्क है उसमें वो डिजीज़ के, मतलब जो भी है वो मिल्किंग कर रहा है उसको कोई डिजीज़ है, इन्फेक्शियस है, वो हो सकता है कि लाइक मिल्क में आ जाए। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बिसाइड स्ट्रिंजेंट क्लीनलीनेस एंड हाइजीन both of the cattle and the handler are of paramount importance while milking, storage and transport of milk and its product। तो ये पूरी चीज़ें केवल आपको गाय को बस नहीं देखना है, जब मिल्क मिल गया तो उसका प्रॉपर स्टोरेज भी करना है। क्यों हम इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं कि हमें उससे मिल्क मिलेगा, तो मिल्क बन गया, उसके बाद हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, उसका प्रॉपर स्टोरेज, उसको प्रॉपर टेम्परेचर में स्टोर करना एंड बिल्कुल हाइजीन स्टेट में स्टोर करना और उसका प्रॉपर टाइमली ट्रांसपोर्टेशन कराना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। यदि आप अमूल या जो भी बड़े बड़े इस तरीके से हैं, अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उसमें बिल्कुल ये रहता है कि सब जगह से दूध कलेक्ट किया जाता है, फिर प्रॉपर स्टोर किया जाता है, फिर प्रॉपर मिल्क वाले जो टैंक होते हैं उनसे वो दूसरी सिटी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है।
तो ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। यदि आप गुजरात साइड में शायद तक आनंद में इसका है, अमूल की फैक्ट्री है, ठीक से मतलब जहाँ तक मुझे ये क्लियर है, तो वहाँ पे यही है कि जिन्होंने ने भी मतलब जो भी गाय पालते हैं और यदि वो अमूल कंपनी को अपना दूध देते हैं तो उनकी गायों को बिल्कुल वैक्सीनेट कराया जाता है। मैंने क्योंकि खुद ही देखा है, उनकी गायों के कान में पीले रंग का उनका नंबर जो भी नंबर है वो उसको साथ में लगा दिया जाता है। जैसे लड़कियां मतलब जैसे कान में बिल्कुल छेद करके वो टैग किया जाता है कि ये वैक्सीनेटेड है। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। Nowadays, of course, much of these processes have become mechanized, which reduce chances of direct contact of the produce with the handler. ठीक है, सारे सिस्टमेटिक हो गया है, मैकेनाइज्ड हो चुका है, तो डायरेक्ट मतलब मिल्किंग भी जो होती है वो मशीन के थ्रू होती है। आकर के किसी हैंडलर जो है वो नहीं आकर के मिल्किंग करता है, बल्कि ऑटोमेटिकली मिल्किंग मशीन्स जो हैं गायों से और गाय और भैंस से दूध निकाल लेती हैं। Ensuring this stringent measure would be, of course, require regular inspection with proper record keeping. It would also help to identify and rectify the problem as early as possible. यदि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मतलब जब एक वेटनरी डॉक्टर उसको रेगुलर चेकअप में है तो कोई भी प्रॉब्लम मतलब हम बराबर से चेकअप करते जा रहे हैं कि हाँ ऑल ओके या नहीं। यदि कहीं पे भी प्रॉब्लम लग रही है, किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो हम उसे शुरू के ही स्टेज में पहचान करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। ठीक है, रेगुलर विजिट बाय अ वेटनरी डॉक्टर वुड बी मैंडेटरी, जरूरी हो जाता है। आप सिंपल सी चीज़ है, आप यदि मान लो सपोज कोई एक अमाउंट लगा रहा है डेयरी फार्म ओपन करने में, 20 लाख उसने लगाया, तो 20 लाख लगा देने बस से नहीं होगा, उसके बाद उस जो पोस्ट प्रोसेस है वो बहुत मायने रखती है कि हाँ कि इसके बाद कैसे डेयरी फार्म को कैसे प्रॉपरली ऑपरेट करना है, कि एक वेटनरी डॉक्टर अपॉइंट करना है, उनको प्रॉपर मतलब वो उस प्लेस की क्लीनिंग के लिए लोगों को अपॉइंट करना होगा, कैटल यार्ड की क्लीनिंग के लिए वैक्सीनेट कराना है। सिर्फ ये नहीं कि हम केवल अच्छी गाय ला करके रख लें कैटल यार्ड में, उतने से नहीं चलेगा, वो डेली लेबर मतलब अच्छी खासी प्रोसीजर रहती है। वही चीज़ को ये बोल रहा है। अब तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा था इसमें इम्पॉर्टेंट, कि पूरा यही सारे स्टेप्स से हमें एक अच्छी ब्रीड चूज़ करनी है, उसको वैक्सीनेट कराना है, उसके रहने की जगह को साफ रखना है, उसको अच्छा खाना प्रोवाइड कराना है, उसका डॉक्टर से चेकअप करवाते रहना है, उसको जो भी हैंडल कर रहा है मतलब उसके टेक केयर के लिए जो भी आपने बंदे को अपॉइंट किया है वो भी हेल्दी होना चाहिए। और उसके बाद जो इससे प्रोडक्ट मिल रहा है मिल्क, उसका प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए और प्रॉपर उसका ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। प्रॉपर स्टोरेज यानी दूध को एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर में कूल करके रखना पड़ता है, अदरवाइज दूध खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। देन पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में हम क्या देखेंगे, पोल्ट्री इज द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल यूज फॉर फूड और देयर एग्स। ठीक है, मतलब बर्ड्स को सीधे से ये चिकन वगैरह खाया जाता है, तो उनके अंडे के लिए और उनके मीट के लिए इन बर्ड्स को हम पोल्ट्री फार्म में मतलब पोल्ट्री फार्म इसलिए होता है। दे टिपिकली इंक्लूड चिकन एंड डक्स। पोल्ट्री फार्म में जो मेन जो दो बर्ड हैं चिकन एंड डक्स हैं, लेकिन इसमें टर्की एंड गीज को भी पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में इनको भी रखा जाता है। ठीक है, देन कंपोनेंट ऑफ पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट क्या क्या करना होगा, सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड, अगेन वही चीज़ आई, प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशन, रखने वाली जगह को बिल्कुल अच्छे ढंग से रखना होगा, प्रॉपर फीड एंड वाटर, खाना अच्छा दो, पानी अच्छा दो उन्हें, और हाइजीन एंड हेल्थ केयर, इनको भी वैक्सीनेट वगैरह करके रखा जाता है, नहीं तो बर्ड फ्लू का केस हम देख चुके हैं। ठीक है, तो आई गए सम ऑफ द बर्ड्स वायरल डिजीज, बर्ड फ्लू, फाउल फॉक्स, रानीखेत, मार्क डिजीज एंड हेपेटाइटिस, और बैक्टीरियल डिजीज के नाम याद रखिएगा, कॉलरा, साल्मोनेलोसिस एंड कोरिजा, ये बैक्टीरियल है, और ऊपर वाली जितनी भी डिजीज है ये वायरल डिजीज है और ये बैक्टीरियल डिजीज है। ओके, तो इसमें एक रानीखेत के बारे में बीच बीच में कई बार पूछा, और बर्ड फ्लू का तो मालूम ही है, हर बार ये एक पर्टिकुलर सीजन में ये चालू होता है और सब कोई अंडे वंडे खाना बंद कर देते हैं, लेकिन जब हम उसको प्रॉपर कुक करके खाते हैं तो सपोज इसके चांस बिल्कुल नील होते हैं। ठीक है, तो बर्ड फ्लू बर्ड में वायरस के थ्रू फैलता है, और प्रॉपर कुकिंग से यदि हम कोई सा भी मतलब नॉट ओनली कोई भी वायरल डिजीज होने की संभावना है, यदि कोई हम ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं एज अ फूड और यदि हम उसको प्रॉपर कुक करके खाते हैं तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज
यहाँ पर ये जर्सी है और ये लेगहॉर्न है। तो ये, और इसके अलावा जर्सी के अलावा हमने एमसीक्यू में साहीवाल ब्रीड को और स्टडी किया है। साहीवाल ब्रीड जो है गाय की, वो मतलब साहीवाल अभी जो पाकिस्तान है वहाँ पर एक जगह का नाम है, उसके नाम से उस साहीवाल ब्रीड है, और ये हीट टॉलरेंट ब्रीड है काऊ की, हीट टॉलरेंट है। ओके, देन एनिमल ब्रीडिंग। अब ये थोड़ा इसमें हमें समझना होगा। एनिमल ब्रीडिंग ऑफ एनिमल इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। अब जो भी कैटल्स हैं उनकी ब्रीड करा करके उनकी नंबर उसमें उनकी पॉपुलेशन को रेज करना, ठीक है। ब्रीडिंग दैट इज रिप्रोडक्शन करवाना और उनकी पॉपुलेशन को रेज करना है। तो ब्रीडिंग ऑफ एनिमल इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल ब्रीडिंग एम्स एट इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ एनिमल एंड इम्प्रूविंग द डिज़ायरेबल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब हम अभी जस्ट हमने बात की कि 70% पॉपुलेशन इन लाइव स्टॉक की इंडिया के पास है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम ऐसी पॉपुलेशन हमारे पास इन लाइव स्टॉक की वो हो जिनकी प्रोडक्टिविटी, जिनका यील्ड ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो हम इसमें सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराएंगे। ये नहीं कि एक कोई कम दूध देने वाली गाय है उसकी भी ब्रीडिंग कराते जा रहे हैं। हमारा पर्पस क्या है इस टॉपिक को पढ़ने का, कि हमें अपने फूड प्रोडक्शन को इन्हांस करना है, बढ़ाना है। तो हमें वही ब्रीड चूज करनी होगी जो प्रोडक्टिविटी में अच्छी हो, जो डिजीज रेजिस्टेंस भी हो। तो मतलब जैसे एक हमने देखा डिजीज रेजिस्टेंस, एक लाइव स्टॉक है, सपोज एक काऊ है, बुल है, वो डिजीज रेजिस्टेंट है, और एक काऊ है जो हाई मिल्किंग की कैपेसिटी है, उसका पोटेंशियल है। तो हम इनके बीच ब्रीडिंग कराएंगे तो जो इनका काफ होगा, इनका बेबी होगा, उसमें हाई मिल्क की कैपेसिटी भी होगी और साथ में डिजीज रेजिस्टेंस भी होगा। तो इस तरीके से हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग पर जाते हैं एनिमल हस्बेंड्री में। तो ब्रीडिंग, देन एनिमल ब्रीडिंग एम्स एट इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ एनिमल एंड इम्प्रूविंग द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस, ठीक है। Then for what kind of character would we breed animal? Would the selection of character differ with the choice of animal? तो सिंपल है, यदि हम डेयरी प्रोडक्ट की बात करते हैं, डेयरी फार्मिंग की बात करेंगे तो हमारा मिल्क ऑब्टेन करना हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। हम पोल्ट्री की बात करेंगे तो मीट, मतलब उनका बायोमास भी इंक्रीज हो और एग, दोनों चीज हो जाएंगे। तो कौन सी हम किस टाइप की एनिमल हस्बेंड्री में जा रहे हैं, पोल्ट्री फार्मिंग को देख रहे हैं कि हम डेयरी फार्मिंग को देख रहे हैं, कि हम एपीकल्चर दैट इज कल्चर ऑफ हनी बीज को देख रहे हैं। उस हिसाब से हमारी जो चॉइस होगी, करेक्टर कौन सा हमें ब्रीडिंग में हमें कौन से करेक्टर को चूज करना है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म हम कंसिडर करने जा रहे हैं, हम कौन से ऑर्गेनिज्म की ब्रीडिंग कराने जा रहे हैं और उससे हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, इस पर डिपेंड करता है सिलेक्शन, करेक्टर के सिलेक्शन में। ओके, देन what do we understand by the term breed? तो ब्रीड, हमने अभी ब्रीडिंग वर्ड की यूज किया। तो ब्रीडिंग का मतलब ब्रीड किस, दैट इज ब्रीड को पहले हम समझते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड बाय डिसेंट, ओरिजिन में सिमिलर होना चाहिए, एंड कई सारे करेक्टर लाइक जनरल अपीयरेंस, फीचर, साइज, फिगर, इन सभी चीजों में वो सेम होना चाहिए। तो हम ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को ब्रीड कहते हैं, ठीक है। दैट इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर लाइक जनरल अपीयरेंस, फीचर, साइज, कॉन्फ़िगरेशन आर सेड टू बिलोंग टू अ ब्रीड, ठीक है। कॉमन ब्रीड ऑफ कैटल जर्सी, साहिवाल, लेगहॉर्न इज ब्रीड ऑफ पोल्ट्री। तो यहाँ क्लियर है, क्लोजली रिलेटेड होंगे कुल मिलाकर के, एक ही स्पीशीज के क्लोजली रिलेटेड, मतलब उसके बाद हम स्पीशीज की हम जब सब कैटेगरीज देखते हैं तो उसमें ब्रीड आएगी, तो क्लोजली रिलेटेड जो ऑर्गेनिज्म होंगे स्पीशीज के, उनको हम एक ब्रीड बोलेंगे। डॉग्स में हम ये बहुत अच्छे से देखते हैं, एल्सेशियन ब्रीड है, पोमेरियन ब्रीड है, और बहुत सारी दुनिया भर की ब्रीड हैं, वो सब एक ही स्पीशीज के हैं। लेकिन जैसे पोमेरियन, वो हेयरी होते हैं, ठीक है। तो वो जितने भी हेयरी वाले होंगे, एक पर्टिकुलर उनका कॉन्फ़िगरेशन होगा, साइज होगा, तो वो पोमेरियन ब्रीड हो गए, ठीक है। तो स्पीशीज के नीचे आती है ब्रीड, ये याद रखना है। एंड ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दैट इज लाइक जनरल अपीयरेंस, फीचर, साइज, कॉन्फ़िगरेशन आर सेड टू बिलोंग टू अ ब्रीड। अब यहाँ पर हमने देख लिया, 3 का नाम दिया हुआ है, दैट इज लेगहॉर्न, साहिवाल एंड जर्सी। साहिवाल एंड जर्सी काऊ की ब्रीड है, लेगहॉर्न जो है चिकन की ब्रीड होती है। व्हेन ब्रीडिंग इज बिटवीन एनिमल ऑफ द सेम ब्रीड इट इज कॉल्ड इनब्रीडिंग।
सेम ब्रीड के बीच में होगा तो इनब्रीडिंग, एंड डिफरेंट ब्रीड के बीच में होगा तो ये आउट ब्रीडिंग कहलाता है, ठीक है। तो व्हेन ब्रीडिंग इज बिटवीन एनिमल ऑफ द सेम ब्रीड, यानी पॉमेरियन के बीच में ब्रीडिंग कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग हो जाएगा। और क्रॉसेस बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स आर कॉल्ड आउट ब्रीडिंग। ओके, अब हम इनब्रीडिंग देखते हैं। तो इनब्रीडिंग हम समझ चुके हैं कि दैट इज सेम ब्रीड के बीच में हमें करवाना है। जैसे एक पॉमेरियन ब्रीड है, उसमें 100 इंडिविजुअल 100 डॉग हैं, तो उन डॉग्स के बीच में ही जो ब्रीडिंग होगी पॉमेरियन से ही ब्रीडिंग होगी, वो होगी इनब्रीडिंग। पॉमेरियन की हम एल्सेशियन से करवा देंगे तो वो इनब्रीडिंग नहीं होगी, ठीक है। इनब्रीडिंग रिफर्स टू द मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। इस लाइन को समझिए। That is, inbreeding refers to the mating of more closely related individual within the same breed for 4 to 6 generation। जैसे ये 2 पॉमेरियंस लिए, मतलब 2 सेम ब्रीड के ऑर्गेनिज्म लिए, इनके जो है इतने सारे बेबीज हुए, ठीक है। अब इनमें से 2 के बीच करवा दिया, फिर तो ये फर्स्ट जनरेशन हुई, इन दोनों से बनी तो ये फर्स्ट जनरेशन हुई, ठीक है। अब इसमें से 2 के बीच करवाया तो ये सपोज हमने इसको फीमेल लिया, इसको मेल लिया, फिर इनके बहुत सारे बेबीज हुए, इनमें से मैंने 2 को लिया तो पहली जनरेशन ये हो गई, ये दूसरी जनरेशन हो गई, फिर इनके कई सारी हुई, ठीक है। इनमें से 2 को करवा दिया तो ये थर्ड जनरेशन हुई, ऐसे 4th 5th निकालते जाओ। तो इनब्रीडिंग में यही बोल रहा है कि ये जो बोल रहा है, इनब्रीडिंग रिफर्स टू द मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन, जो इस तरीके से इनसे फिर इन्हीं सेम से इनके बीच में ही ब्रीड करा करके नेक्स्ट जनरेशन ऑब्टेन किया, फिर इन्हीं में से नेक्स्ट जनरेशन ऑब्टेन किया। तो इस तरीके से जो हम करवा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इनब्रीडिंग। 4 to 6, मैंने अभी 3 जनरेशन निकाली, आप 4 5 6 इस तरीके से निकालिए। तो ये जो है इस 4 to 6 जनरेशन निकालना, दिस इज कॉल्ड इनब्रीडिंग, ठीक है। Then the breeding strategy is as of follows: superior male and superior female of the same breed are identified and mated in pairs। 100, मैंने जैसे जस्ट एक एग्जांपल लेकर के रखा था कि हम पॉमेरियन की बात कर रहे थे, डॉग की ब्रीड की पॉमेरियन की बात कर रहे थे। 100 इंडिविजुअल हैं, 100 इंडिविजुअल में मैंने देखा कि ये फीमेल बहुत अच्छी है और ये मेल जो है ये मोर एक्टिव है, ये फीमेल भी मोर एक्टिव है, यानी उनमें वो 100 डॉग्स में वो 2 जो थे अलग थे, उनके बीच में ब्रीडिंग कराई। तो उनके बीच में ब्रीडिंग कराई तो उन दोनों के जो भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थे वो उनकी बेबीज में आ गए। उन बेबीज में हमने देखा, फिर 2 को चूज किया, फिर उसको नेक्स्ट जनरेशन ली। तो यही चीज बोल रहा है, द ब्रीडिंग स्ट्रेटेजी इज एज फॉलो: सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल ऑफ द सेम ब्रीड आर आइडेंटिफाइड एंड मेटेड इन पेयर्स। The progeny obtained from the such mating are evaluated and superior males and female among them are identified for further mating। तो जैसे मैंने 2 को चूज किया, उनकी 10 बेबीज हुए, 10 बेबीज में से मैंने फिर उनमें से 2 को चूज किया, फिर उनको मेट कराया, उनकी मेटिंग कराई, फिर उनके जो बेबीज हुए उनसे फिर से चूज करेंगे। इसमें क्या होगा, इस प्रोसेस में हम बार बार जैसे ये एक के कई 4 से 6 जनरेशन हम ले रहे हैं, तो ये 10-10 बेबी हो रहे हैं, उसमें से हमने 2 को तो चूज कर लिया, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बेबीज होंगे जो बिल्कुल भी मतलब उनमें कोई विगर नहीं होगा, तो उनको सेलेक्ट करके हमने सेलेक्ट करके अच्छे वाले चूज कर दिए, उनको आगे की ब्रीडिंग प्रोग्राम में ले लिया। और जो अच्छे नहीं थे, मतलब जो जिनको बार बार बीमारी हो रही थी, या वो मतलब दैट इज फिजिक्स में भी अच्छे नहीं थे, दिखने विखने में भी अच्छे नहीं थे, तो हम डेलिब्रेटली ब्रीडिंग करा रहे हैं। उनकी जो नेचुरल ब्रीडिंग है उससे हमें मतलब नहीं है, हम जो है हम चाह रहे हैं कि हम और अच्छे प्रोजेनिस को लेते जाएं। तो हम यहाँ सिलेक्शन कर रहे हैं, ये 2 अच्छे हैं, इनके बीच में ब्रीड करा दो तो इनके बेबीज अच्छे हो जाएंगे। फिर वो उनकी जनरेशन में फिर हमने 2 को सेलेक्ट किया, तो हम तो डेलिब्रेटली ब्रीडिंग करा रहे हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन और बेटर से बेटर होती जाए, ठीक है। तो यही चीज बोल रहा है। तो जो मैंने समझाया कि हर बार हम उनके 10 बच्चे हो रहे हैं, उनमें से 2 बेस्ट को चूज करके मेल फीमेल के रूप में यूज करके फिर उनसे प्रोजेनिस लेते जा रहे हैं, ठीक है। द प्रोजेनी ऑब्टेन फ्रॉम सच मैटिंग आर इवैल्यूएटेड, उनको ध्यान से हम स्टडी करेंगे कि कौन बेटर है, एंड सुपीरियर मेल एंड फीमेल अमंग देम आर आइडेंटिफाइड फॉर फर्दर मेटिंग। A superior female in the case of cattle is the cow or buffalo that produce more milk, क्योंकि मेल जो बुल होगा या मेल बफेलो होगा वो तो मिल्क देगा नहीं। तो यहाँ हमें जब डेयरी फार्म
कि डेयरी फार्म के को कंसिडर करते हैं, तो सुपीरियर फीमेल का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो डिजीज़ फ्री है। सुपीरियर फीमेल का मतलब होना चाहिए कि उसकी मिल्किंग पोटेंशियल बहुत अच्छा है, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड सुपीरियर मेल इज द बुल विच गिव राइज टू सुपीरियर प्रोजेनी एज कंपेयर टू दोज ऑफ द अदर मेल, ठीक है। तो लाइक हम दूसरी क्वालिटी ले लेते हैं कि वो डिजीज़ फ्री होना चाहिए, वो स्ट्रांग होना चाहिए, तो जिससे कि उस जो नेक्स्ट जनरेशन में जो भी फीमेल काऊ मतलब काफ बनेंगे वो मिल्किंग पोटेंशियल भी होगा उसमें और वो स्ट्रांग भी होंगी, ठीक है। अब होमोजाइगस प्योर लाइन, तो अभी जस्ट होमोजाइगस प्योर लाइन हमने जेनेटिक्स पढ़ी हुई है, तो होमोजाइगस प्योर लाइन जैसे ये RRTT है, तो इसमें हम इनब्रीडिंग कराते जाएंगे और हम RRTT ये होमोजाइगस प्योर लाइन, होमोजाइगस कंडीशन, यहाँ R जो है वो भी होमोजाइगस स्टेट में, T जो है वो भी होमोजाइगस स्टेट में। तो हम प्योर होमोजाइगस लाइन कैसे ऑब्टेन करते हैं? हमेशा इनब्रीडिंग से ऑब्टेन करते हैं। तो जैसे बिल्कुल क्लियर है, जैसे हमने TTRR, ठीक है, इसकी जब इनब्रीडिंग कराते हैं, इनब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? इनब्रीडिंग हम जब मेंडलिज्म पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, RRTT एंड RRTT, ये तो F1 तो हमेशा हाइब्रिड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये दो डिफरेंट सोर्स हैं, RRTT। अब फिर हम F2 जनरेशन किससे लेते हैं? F2 जनरेशन हम हमेशा इनब्रीडिंग या सेल्फिंग से लेते हैं। तो इनब्रीडिंग क्या होता है एग्जैक्टली? इनब्रीडिंग होता है सेम जीनोटाइप वाले के बीच में क्रॉस कराना, ठीक है। तो इससे भी हमें सेम टाइप के 4 गैमेट्स मिलते हैं, 4 टाइप, इससे भी वही 4 गैमेट मिलते हैं, RT और स्मॉल t, इससे भी हमें यही मिलेंगे। फिर हम इनको यहाँ लिखते हैं और फिर पुन्नेट का चेकर बोर्ड बनाते हैं, ठीक है, पुन्नेट स्क्वायर बनाते हैं। तो हम क्या देखते हैं, देखो ये तो पूरा हाइब्रिड था, लेकिन इस प्रोसेस में हमें यहाँ पर ये RRTT मिल जाता है, ठीक है, और यहाँ पे हमें RRTT, ये भी प्योर होमोजाइगस है, ये भी प्योर होमोजाइगस है। तो इस तरीके से इन ब्रीडिंग से हमें प्योर होमोजाइगस लाइन मिलती जाएगी, ठीक है। इसमें जो 9:3:1 रेशियो मिला है, 9 रेड एंड टॉल है, तो हम इसको फिर इनब्रीड कराएंगे तो क्या होगा, सेग्रीगेशन होता जाएगा और हमें प्योर होमोजाइगस लाइन मिलती जाएगी। हमें हर जनरेशन में इनको सेलेक्ट करना होगा, इनको हटा देना होगा, ठीक है, फिर इनकी इनब्रीडिंग कराएंगे तो फाइनली ऐसा होगा कि हमारे पास प्योर होमोजाइगस लाइन हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो मेंडल ने यही तो इन प्लांट्स को कई जनरेशन तक सेल्फिंग करके ये तो ऑब्टेन किया था। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि जब इस तरीके से क्रॉस कराते हैं तो क्या रिजल्ट मिलते हैं, तो इनको ऑब्टेन कराने के लिए उन्होंने कई जनरेशन तक सेल्फिंग कराते रहे थे, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्योर होमोजाइगस लाइन इन्हें मिली थी। तो यहाँ पर जो लिख रहे हैं, दैट इज होमोजाइगस प्योर लाइन ऑब्टेन थ्रू इनब्रीडिंग, ठीक है। इनब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, हमने देखा, ठीक है, पहले कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r था, तो हमें TTRR कैपिटल वाले मिलना शुरू हो गए। इनब्रीडिंग एक्सपोजेस हार्मफुल रेसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन, हमें ये 9:3:1 से मिल रहा है। अब इसमें जो भी रेसेसिव जीन्स हैं उनको सिलेक्शन करके उनको हम आगे की ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। देन इट ऑल्सो हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन। तो अभी तो हम सिर्फ 2 जीन्स की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। मेंडलिज्म समझने के लिए हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं, डाई हाइब्रिड देखते हैं, ट्राई हाइब्रिड देखते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म एज अ होल यदि हम काऊ को लेते हैं तो उसमें तो थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर्स हैं। तो हम इस तरीके से इन ब्रीडिंग केवल 2 को तो हम बड़े आराम से 9:3:1 में एक्सप्लेन करके चले गए, लेकिन जहाँ 1000 जीन्स हैं जो उस, और ये 1000 से भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये जो जीन्स हैं उनके एक्सप्रेशन से हमें एक ये ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहा है। तो कितने सारे जीन्स को हमें उनमें से मतलब कई सारे कैरेक्टर के लिए वो हाइब्रिड स्टेट में होंगे, तो हम जब इनब्रीडिंग कराते जाएंगे तो वो होमोजाइगस स्टेट में आते जाएंगे, ठीक है। 2 का खेल नहीं होता है, एक ऑर्गेनिज्म में थाउजेंड्स ऑफ जीन्स होते हैं और जब हम इनकी इनब्रीडिंग कराते हैं तो इन थाउजेंड्स ऑफ जीन्स में वो होमोजाइगस लाइन को हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन साथ में ये भी होता है कि यदि जब हम कंटिन्यूस इनब्रीडिंग कराते रहते हैं
तो प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है, क्योंकि जैसे हम सिर्फ एक चीज़ तो नहीं बोल सकते हैं ना कि बस ये जीन आ जाए तो ये प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है। इतने सारे जीन से किनका क्या इंट्रैक्शन हो रहा है वो मतलब हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते, वो सिंपल हम ऑब्जर्वेशन रहता है कि हाँ इतनी इनब्रीडिंग हो गई है। अब इसमें वो वाली बात नहीं रही जो मतलब इनके पेरेंटियल जनरेशन में थी, तो उस समय हम इनब्रीडिंग स्टॉप कर देते हैं और इसको फिर हम मतलब जो हम अभी इनब्रीडिंग में क्या कर रहे थे, उनके बेबीज़ के बीच उनके बेबीज़ के बीच उनके बेबीज़ के बीच मैटिंग कराते जा रहे थे, वो स्टॉप करके फिर हम जैसे मैंने 100 पोमेरियंस की बात की थी, ठीक है, और भी हैं और भी हैं मान लो 50 हैं, तो अभी तो हमने इनमें से 2 को चूज़ किया था, 98 समझो रहने दिए, नहीं चूज़ किए थे, उनमें से किसी एक को ले लिया जाएगा और फिर उससे ब्रीडिंग करा दी जाएगी कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, दैट इज़ जो प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो गई है, उसमें इनफर्टिलिटी आ रही है, उसको रीस्टोर करने के लिए कि फिर वापस से उतनी प्रोडक्टिविटी आ जाए, फिर से उसकी फर्टिलिटी आ जाए, तो हम फिर ये इन ब्रीडिंग रोक करके, इतने सारे थे तो यहाँ तो अभी हमने 2 को चूज़ करके उनके बेबीज़ से किया था, तो ये बेबीज़ के बीच मेटिंग करवाना छोड़ करके हम कहीं उसी ब्रीड का दूसरे एनिमल पिक कर लेते हैं। 100 थे, 2 को चूज़ किया था, 98 तो बचे हैं ना, उनमें से एक से फिर कराना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब जो एनसीईआरटी लिख रही है वो हम देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट है क्लियर। इनब्रीडिंग यानी उनके बेबीज़ हुए, उनके बेबीज़ में से उनके बेबीज़ के बीच में फिर करा दिया, फिर उनके बेबीज़ के बीच में करा दिया, एक टाइम ऐसा आने लगता है कंटिन्यूस इनब्रीडिंग के कारण इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन दैट इज़ इनफर्टिलिटी आने लगती है, और इनफर्टिलिटी आने लगती है और प्रोडक्शन भी कम होने लगता है, तो हम उसको स्टॉप करके वो इनब्रीडिंग से उनको हटा लेते हैं, अनरिलेटेड एनिमल से, मतलब उनकी वही बेबीज़ की जगह नहीं करके कोई दूसरे उसी ब्रीड के दूसरे एनिमल से, दूसरे जैसे पोमेरियन लिया है, दूसरा कोई डॉग से उसको फिर ब्रीड करा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इट ऑल्सो हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ इनब्रीडिंग से क्या हो रहा है, होमोजाइगस कंडीशन हो रही है और जिसके कारण एक ऑर्गेनिज्म में सुपीरियर जीन एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, ठीक है। एंड लेस डिजायरेबल जीन्स जो वीक प्रोजेनीज हो रहे हैं उनको सिलेक्शन से हम अलग करते जाएंगे, उनको हम मतलब ब्रीडिंग प्रोग्राम में आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है, वो वीक हैं, वो मतलब इस तरीके के प्रोजेनिस हैं, उनको हम जो डेलिबरेटली हम करा रहे हैं, हम ये ब्रीडिंग करवा रहे हैं इन ऑर्गेनिजम्स में, वो अपने से नहीं कर रहे हैं, ये हम करवा रहे हैं, तो हम हमेशा सुपीरियर क्वालिटी को चूज करते जाएंगे, ओके। देयरफॉर दिस अप्रोच वेदर देयर इज अ सिलेक्शन एट ईच स्टेप इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रीड पॉपुलेशन, ठीक है। However, continued inbreeding, especially close inbreeding, usually reduce fertility and even productivity. This is called inbreeding depression. तो ये चीज है, इस पॉइंट को याद रखिए कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, जिसमें हम देखते हैं कि जब इनब्रीडिंग होते जाती है तो कुछ जनरेशन की इनब्रीडिंग होने के बाद ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलता है, जिसमें हम इन ऑर्गेनिज्म में विगर को कम देखते हैं, लाइक उनकी प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस हो रही है और उनमें इनफर्टिलिटी भी आती जा रही है। तो इसका भी उपाय हमारे पास है, जब कभी ये सिचुएशन आने लगती है, व्हेन देवर दिस बिकम अ प्रॉब्लम, selected animal of the breeding population should be mated with unrelated superior animal of the same breed. जो 98 बचे थे उनमें से एक को फिर चूज करो जो बढ़िया है और उससे ब्रीडिंग चालू करवा दो, ठीक है। बेबीज के बीच में, उनके बेबीज के बीच में नहीं करवा करके एक दूसरे एनिमल्स के बीच में करवा दी जाएगी। अब इनब्रीडिंग में हमने ये देखा, इनब्रीडिंग में हमने 4 to 6 जनरेशन तक हम इस तरीके से एक उनकी प्रोजेनिस के बीच में हम ब्रीडिंग कराते जा रहे थे। इनब्रीडिंग दैट इज सेम जीनोटाइप होना चाहिए, कुल मिलाकर के इनब्रीडिंग ये वर्ड होता है। अब दूसरा हमने जब देखा था, शुरू में देखा था इनब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग, 2 टर्म यूज किए थे। आउटब्रीडिंग, इनब्रीडिंग यानी विद इन सेम ब्रीड हमने रिप्रोडक्शन करवाया था। आउटब्रीडिंग जो होता है, आउटब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल्स हैं। वहाँ इसके पहले इनब्रीडिंग में रिलेटेड एनिमल्स लिया था, हमने यहाँ अनरिलेटेड एनिमल्स लिया था। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, पहला हम देखते हैं, पहला है दैट इज आउट क्रॉसिंग, दूसरा है क्रॉस ब्रीडिंग, तीसरा है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। आउट ब्रीडिंग के 3 टाइप हमने देखे, ठीक है, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हम आउट क्रॉसिंग लेते हैं, बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम ब्रीड, ये लिखा हुआ है एक ही ब्रीड में। आउट क्रॉसिंग में हम सेम ब्रीड लेंगे, लेकिन उसके लिए हम एक टर्म और कंडीशन बिल्कुल क्लियर लिखते हैं,
हैव नो कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 6 जनरेशन। ठीक है, अभी हमने इनब्रीडिंग के थ्रू हमने 3 जनरेशन तक तो मैंने फ्लो चार्ट दिखाया था आपको। ठीक है, लेकिन जब हम सेम ब्रीड में आउट ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं तो ये हमने दो एनिमल्स को चूज किया है, ए और बी। तो हम ये देखेंगे, ये जैसे ठीक है, ये बोल रहा है कि 4 to 6 जनरेशन तक कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैंने इसके ये इतनी सारी प्रोजेनिस ली थी, फिर इन दो के बीच करवाया तो इनके प्रोजेनी, इन दोनों की ये सारी प्रोजेनिस हुई। ठीक है, अब इसमें से 2 को करवाया तो ये प्रोजेनिस हुई। ठीक है, अब हमने ये हाँ टोटल 100 एनिमल्स थे, इनमें से हमने 2 को चूज किया था। ठीक है, 98 बचे हुए थे। ठीक है, तो अब जैसे ये हमने 4 से 6 जनरेशन में इनब्रीडिंग ले ली, अब हमने इसको एक को चूज किया। अब इसको चूज किया तो हम इस जनरेशन से नहीं चूज करेंगे इसका, यदि इसको मैंने फीमेल के रूप में चूज किया है तो इनमें से हम कोई भी इसका पार्टनर, इसका मेल पार्टनर चूज नहीं करेंगे। हम इससे बाहर जाएंगे, इनके भी प्रोजेनिस हो रही होंगी, उनकी प्रोजेनिस में से हम उससे एक मेल पार्टनर के रूप में चूज करेंगे। तो ये कॉमन एंसेस्टर हमें नहीं चाहिए आउट क्रॉसिंग में। 4 to 6 जनरेशन तक हमें कॉमन एंसेस्टर नहीं चाहिए। सेम ब्रीड में है लेकिन एंसेस्ट्री 4 से 6 जनरेशन तक सेम नहीं होनी चाहिए। तो आउट ब्रीडिंग में हमने देखो, सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी आप लोगों ने जरूर ओपन करके रखी होगी। आउट ब्रीडिंग एंड इन ब्रीडिंग की डेफिनेशन पढ़ी, तो इन ब्रीडिंग में बोला विद इन ब्रीड, और आउट ब्रीडिंग में हमने बोला आउटसाइड द ब्रीड, ये बोला। लेकिन आउट क्रॉसिंग में हम बोल रहे हैं कि सेम ब्रीड, लेकिन टर्म एंड कंडीशन की 4 से 6 जनरेशन में उनके कॉमन एंसेस्टर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो विद इन ब्रीड ये है, आउट क्रॉसिंग इज विद इन ब्रीड, बट टर्म एंड कंडीशन 4 to 6 जनरेशन में उनको अपने मतलब दादा परदादा उनके सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये चीज हुई। तो बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 6 जनरेशन। ओके, दूसरा आउट क्रॉसिंग हो गई ये पहला। दूसरी आउट ब्रीडिंग डिवाइस में हम देखेंगे दैट इज क्रॉस ब्रीडिंग। तो ये तो बिल्कुल क्रॉस ब्रीडिंग, एक एल्शिशियन एंड 2 पोमेरियन ले लिया। ठीक है, 2 डिफरेंट ब्रीड हो गई। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, तो 2 डिफरेंट स्पीशीज, लाइक हम हॉर्स एंड डोंकी, फीमेल हॉर्स लेते हैं एंड मेल डोंकी लेते हैं, उनके बीच की जो प्रोजेनी उनके मेटिंग से जो बनता है वो म्यूल होता है, जिसे हम खच्चर भी कहते हैं। ठीक है, ओके, तो डोंकी तो गधा हो गया, म्यूल जो है वो खच्चर होता है। ओके, जो कि फीमेल हॉर्स, मेयर एंड मेल डोंकी की प्रोजेनी होती है। तो ये 3 टाइप की आउट ब्रीडिंग देखते हैं। पहला आउट क्रॉसिंग विद इन सेम ब्रीड बट 4 से 6 जनरेशन तक उनके एंसेस्टर सेम नहीं होना चाहिए। दूसरा हमने क्रॉस ब्रीड देखा, तो टर्म से क्लियर है, डॉग के केस में इतनी सारी ब्रीड्स हम देखते हैं। ठीक है, कोई भी 2 डिफरेंट ब्रीड के बीच में करवाना है, सेम ब्रीड में नहीं करवाना। पोमेरियन के बीच नहीं होगा, पोमेरियन की दूसरे के साथ होगा। और डिफरेंट स्पीशीज, 2 डिफरेंट स्पीशीज, हॉर्स डिफरेंट है, डोंकी अलग स्पीशीज है, उन 2 के बीच में इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होगा। और हमें मालूम है कि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन जब कभी भी होता है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे म्यूल जो बना, जो हाइब्रिड बना, वो हमेशा स्टेराइल होता है। ठीक है, देन अब यहाँ पर हम एक एक पढ़ते हैं। 3 हमने देखा आउट ब्रीडिंग में, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं आउट क्रॉसिंग। दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल विद द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन द आइदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन। इसको मेल चूज किया, इसको फीमेल चूज किया, तो इनके 4 से 6 जनरेशन तक, 4 to 6 जनरेशन तक इनके ग्रैंड पेरेंट्स कॉमन नहीं होने चाहिए। बस यही कंडीशन है। द ऑफस्प्रिंग ऑफ सच मेटिंग इज नोन एज, जो ये बनेंगे, इनके जो बेबीज बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे, आउट क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। देन इट इज द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर एनिमल दैट आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी इन मिल्क प्रोडक्शन। हाँ, अब आउट ब्रीडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहाँ यूज करोगे, ये हमने डीपीएस में क्वेश्चन भी बना करके दिया हुआ है इसका, कि प्रोडक्टिविटी इन मतलब यदि डेयरी फार्मिंग में हम आउट क्रॉसिंग कब चूज करेंगे, जब यदि मिल्क कम, जो काउ जो है वो कम मिल्किंग कर रही है।
ठीक है, उसका रिड्यूस पोटेंशियल हो गया है मिल्किंग के लिए, तब उस केस में हम आउटक्रॉस यूज करेंगे। इट इज द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर एनिमल दैट आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी इन मिल्क प्रोडक्शन, ग्रोथ रेट इन बीफ एंड कैटल। ठीक है, अ सिंगल आउटक्रॉस ऑफन हेल्प टू ओवरकम इन ब्रीडिंग। हमने 4 से 6 कॉमन नहीं लिया, हमने देखा था जब इन ब्रीडिंग पढ़ रहे थे कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है, तो हम उसी ब्रीड के अनरिलेटेड एनिमल से हमने ब्रीड करा करके इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को रोका था। तो इसमें जो लास्ट लाइन है उसी चीज को बोल रहा है, अ सिंगल आउटक्रॉस। हमने 4 से 6 जनरेशन तक इन ब्रीडिंग कराया, अब वो जो बेबी मिल रहा है उसमें प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो गई है, दैट इज उसमें इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ गया है, तो उसी ब्रीड के हम किसी अनरिलेटेड एनिमल से, यानी उनके बेबीज के बीच की जगह किसी दूसरे से जिनका 4 से 6 जनरेशन तक कोई रिश्ता नहीं है उससे क्रॉस करवा देते हैं, तो हम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से ओवरकम किया जा सकता है, उससे बचाया जा सकता है। ठीक है, तो यही चीज है, अ सिंगल आउटक्रॉस ऑफन हेल्प टू ओवरकम इन ब्रीडिंग। देन नेक्स्ट है क्रॉस ब्रीडिंग। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, हमने देखा कि वहां पर आउटक्रॉस का यूज कब हो रहा था, जब प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो रही थी, तो एक सिंगल आउटक्रॉस करके हम प्रोडक्टिविटी को रीस्टोर कर पा रहे थे। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग इन दिस मेथड सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विद सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। ठीक है, दो डिफरेंट ब्रीड, क्रॉस ब्रीड, दो डिफरेंट ब्रीड के बीच में क्रॉसिंग। क्रॉस ब्रीडिंग अलाउ द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड टू बी कंबाइंड। ठीक है, दो क्वालिटी एक ही, मतलब ब्रीड क्या है, एक स्पीशीज के नीचे ही तो ब्रीड होती है, और स्पीशीज की पॉपुलेशन इंटरब्रीडिंग होती है, वो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्पीशीज की दो डिफरेंट ब्रीड के बीच क्रॉसिंग करा करके दो डिफरेंट ब्रीड के जो अच्छे कैरेक्टर है उनको उनकी प्रोजेनी में साथ लाना होता है। द प्रोजेनी हाइब्रिड एनिमल मे देमसेल्व्स बी यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। ठीक है, और इस तरीके से डॉग्स के केस में बहुत नई नई ब्रीड्स को प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, अल्टरनेटिवली दे मे बी सब्जेक्टेड टू सम फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग एंड सिलेक्शन ऑफ डेवलप। देखो अभी क्या यहाँ पर बोला है क्या, ठीक है, द प्रोजेनी हाइब्रिड एनिमल मे देमसेल्व्स बी यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। अब इसमें एक चीज और है, हम जो हिसार डेल की बात करते हैं उसके लिए, अल्टरनेटिवली दे मे बी सब्जेक्टेड टू सम फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग। पहले आपने क्रॉस ब्रीडिंग करवाई, ठीक है, ये एक एक्स ब्रीड है और ये वाई ब्रीड है, इसका बेबी, इसका जो हाइब्रिड, इन क्रॉस ब्रीड से जो हाइब्रिड हमें मिला वो सपोज जेड मिला, ये मिल गया। अब हमने इसी तरीके से जेड और मिले हैं, उनको इनब्रीड कराएंगे, और उसके बाद जो होगा, इनब्रीड इसलिए कराते हैं कि जो करेक्टर है उसको स्टेबलाइज कराया जा सके, उसको होमोजाइगस स्टेट में लाया जा सके। इनब्रीडिंग हम क्यों कराते हैं कि होमोजाइगस कंडीशन आ जाए। तो यहाँ पर तो ये करेक्टर जो भी आया है वो हाइब्रिड स्टेट में है, तो हाइब्रिड स्टेट में सपोज TTRR है, तो हमें इनको हटाना है और TR को ही, ये TTRR को ही लाना है। तो TTRR को लाना है, तो इस प्रोसेस में हमने क्या किया, क्योंकि देखो इसके पास TT था और इसके पास RR था, ठीक है, इसके पास TT और ये RR था, तो इस प्रोसेस के थ्रू हमने F1 में तो TTRR, कैपिटल T और कैपिटल R को साथ ले आए, लेकिन हमें स्मॉल t स्मॉल r नहीं चाहिए, हमें डिप्लॉयड में TTRR कंडीशन चाहिए। तो हम थोड़ी, मतलब करेक्टर को स्टेबलाइज करने के लिए, दैट इज होमोजाइगस कंडीशन लाने के लिए हम सम फॉर्म ऑफ सम टाइम इन ब्रीडिंग कराते हैं, यही चीज को बोल रहा है। Alternatively, they may be subjected to some form of inbreeding and selection to develop new stable breed that may be superior to existing breed. ठीक है, many new animal breed have been developed by this approach, और इसमें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हिसारडेल is a new breed of sheep। ये क्वेश्चन बनता है, हिसारडेल क्या है, अभी हमने जर्सी, साहिवाल, लेगहॉर्न, अब ये हिसारडेल का नाम आ रहा है। ठीक है, एक शीप की एक ब्रीड है जो, और ये पंजाब में डेवलप की गई थी। एक फिर ये क्वेश्चन है, जो क्रॉसिंग कराई गई थी किसके किसके बीच में, बीकानेरी एव, एक ये एक्स जो लिया है ये बीकानेरी ईव है, और दूसरा जो है वाई जो है वो मरीनो रैम है। मरीनो रैम जो है वो स्पेन की शीप है, और इन दोनों की क्रॉसिंग से हिसार, मतलब जो मिला उसकी कुछ इनब्रीडिंग कराने के बाद हमें हिसारडेल मिला है, हिसारडेल शीप की ब्रीड मिली है। ठीक है, ये एक ब्रीड, उनकी प्रोजेनिस खुद भी एक नई ब्रीड। ठीक है, हिसारडेल ब्रीड, तो हिसारडेल दो ब्रीड
बीकानेरी ईव्स एंड मरीनो रैम के बीच की क्रॉसिंग से एक नई ब्रीड डेवलप की गई जिसका नाम हिसारडेल है। तो पहले जो भी प्रोजेनिस बने उनकी कुछ इनब्रीडिंग कराई गई और उसके बाद कैरेक्टर को स्टेबलाइज किया गया और फिर उसमें से हिसारडेल को चूज किया गया है। ओके, सो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ, अल्टरनेटिवली देयर में बी सब्जेक्टेड टू सम फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग, ये जो बना उसकी इनब्रीडिंग कराई जाएगी एंड सिलेक्शन टू डेवलप, फिर उसमें से इतने जो भी प्रोजेनिस मिले हमें उनमें से हमने एक को सिलेक्ट किया एंड सिलेक्शन टू डेवलप न्यू स्टेबल ब्रीड, इसमें से हमने देखा कि नहीं इसके करेक्टर तो इनकी भी प्रोजेनी में हमेशा बने हुए हैं तो हमने इसको सिलेक्ट किया, देट मे बी सुपीरियर टू एग्जिस्टिंग ब्रीड, Many new animal breed have been developed by this approach और हिसारडेल इसका एग्जाम्पल है। मरीनो रैम जो है वो स्पेन की ब्रीड है और बीकानेरी ईव जो है पंजाब की है और ये हिसारडेल जो ब्रीड डेवलप की गई है वो पंजाब में डेवलप की गई थी। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इन दिस मेथड मेल एंड फीमेल एनिमल ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक बर्ड ले ली और एक मैमल ले लिया, ऐसा कुछ नहीं ना, रिलेटेड स्पीशीज होना चाहिए। तो हॉर्स एंड डोंकी जो है वो रिलेटेड स्पीशीज हैं, डिफरेंट स्पीशीज हैं बट रिलेटेड हैं। तो ये पॉइंट बहुत छोटी छोटी सी चीजें लिखी हुई हैं, टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन जब भी होगा तो ऐसा नहीं कि एक हमने मोनोकॉट चूज कर लिया और एक डाइकॉट चूज कर लिया, ऐसा नहीं होगा। मोनोकॉट में भी जैसे पोएसी फैमिली हम हर बार लेते हैं तो पोएसी फैमिली के दो रिलेटेड प्लांट के बीच में हम क्रॉस कराएंगे, बिल्कुल अनरिलेटेड प्लांट के बीच में हम क्रॉस नहीं कराएंगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। तो इन दिस मेथड मेल एंड फीमेल एनिमल ऑफ टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज आर मेटेड, इन सम केसेस द प्रोजेनी में कंबाइन डिजायरेबल फीचर ऑफ बोथ द पेरेंट एंड मे बी ऑफ कंसिडरेबल इकोनॉमिक वैल्यू। द म्यूल खच्चर, ठीक है, फीमेल हॉर्स एंड मेल डोंकी का हाइब्रिड के बीच का हाइब्रिड है। डू यू नो व्हाट क्रॉस लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ द म्यूल? तो यही चीज इनके बीच का है, ये मालूम है आपको, दिस इज म्यूल। अब जो है इनब्रीडिंग हमने देख लिया टाइप, इनब्रीडिंग आउटब्रीडिंग में हमने देखा आउट क्रॉसिंग, जो सेम ब्रीड बट 4 to 6 जनरेशन तक कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए, क्रॉस ब्रीडिंग में दो डिफरेंट ब्रीड के बीच करवाया। और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में हमने दो डिफरेंट स्पीशीज, लेकिन ये जो दो डिफरेंट स्पीशीज चूज कर रहे हैं वो थोड़ी रिलेटेड होनी चाहिए, तो हमें इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन देखा। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा हुआ है, ह्यूमन के रिलेशन में पढ़ा हुआ है कि जब स्पर्म काउंट लो होता है या इरेक्शन का इशू होता है उस केस में हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक दैट इज ART यूज करते हैं, उसको कहते हैं हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में स्पर्म्स को कलेक्ट किया जाता है एंड फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इन सीमेन को या स्पर्म्स को रिलीज कराया जाता है, ठीक है। तो ये होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट आर कैरिड आउट यूजिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। द सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेल। हमने हम क्या यहाँ पे आर्टिफिशियल ब्रीडिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, तो ब्रीडिंग प्रोग्राम में हमने एक मेल को देखा दैट इसकी क्वालिटी बेटर है, उसका स्पर्म कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि आप पहले एक मेल को चूज करोगे उसकी क्वालिटीज को देखते हुए, फिर उससे आप सीमेन को कलेक्ट करोगे या स्पर्म्स को कलेक्ट करोगे। द सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेल दैट इज चूजन एज अ पेरेंट एंड इंजेक्टेड इनटू रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द सिलेक्टेड फीमेल बाय द ब्रीडर। द सीमेन में बी यूज इमीडिएटली, जब आपने सीमेन कलेक्ट किया उसी समय यूज कर लो, या इसको फ्रोजन स्टेट में भी रखा जा सकता है। और जहाँ पे भी ये आर्टिफिशियल जिस फीमेल का भी आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कराना है तो इसको फ्रोजन स्टेट में ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड इन अ फ्रोजन फॉर्म टू वेयर द फीमेल इज हाउस्ड, ठीक है। इन दिस वे डिजायरेबल मेटिंग आर कैरिड। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हेल्प अस ओवरकम सेवरल प्रॉब्लम ऑफ नॉर्मल मेटिंग। जैसे हम देखते हैं कि क्या बोलते हैं क्या इसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक मेटिंग कराई, लेकिन यदि मेटिंग कराई और सपोज जैसे काऊ के केस में लगा लिया, काऊ एंड बुल की मेटिंग कराई, लेकिन हो सकता है कि व्हाट एवर रीजंस हो
और वो कंसेप्शन ना हो पाया हो। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में ये सारी प्रॉब्लम्स हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो सीधे हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म्स को रिलीज़ कर रहे हैं और फीमेल उस समय ओवम को रिलीज़ कर रही है, तो कंसेप्शन होना ही होना है। तो ये मतलब कि हाँ, ये काऊ प्रेग्नेंट होगी, इस काऊ का में कंसेप्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो भी देखो मिल्किंग जो डेयरी फार्म में है तो उनको तो ये है कि काऊ कंसीव करे और उसका जो भी जेस्टेशन पीरियड है जो कि समथिंग 283 डेज दैट इज 40 वीक्स के करीब का होता है, फिर उसके बाद काफ प्रोड्यूस होता है। काफ प्रोड्यूस होता है, काफ मतलब उसका डिलीवरी या पार्ट्रीशन के बाद काफ निकला, फिर उसकी मदर की बॉडी में वही प्रोलैक्टिन और ये सब हार्मोन्स होंगे और वो मिल्किंग चालू करेगी। तो हमारा तो पूरा ऑब्जेक्टिव किस पे बेस्ड था कि वो गाय अच्छे से दूध दे, और मान लो मेटिंग कराई और वो कंसेप्शन नहीं हुआ तो वो तो पूरा की पूरा टाइम निकल जाता है। ठीक है, तो इसलिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन श्योर शॉर्ट गारंटी हो जाती है कि हाँ, मतलब एक गारंटी हो जाती है। हालांकि इसका भी वो नहीं है कि जो पर ये है कि एक बार नहीं हुई तो नेक्स्ट टाइम फिर से आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करा दिया गया, तो इसमें एक नेचुरल वे के कंपैरिजन में कंसेप्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इन दिस वे डिजायरेबल मेटिंग्स आर कैरिड। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हेल्प अस टू ओवरकम सेवरल प्रॉब्लम ऑफ नॉर्मल मेटिंग। कैन यू डिस्कस एंड लिस्ट सम ऑफ दैम? तो हमने वही की चांसेस ऑफ कंसेप्शंस वगैरह की बात की। ऑफन द सक्सेस रेट ऑफ क्रॉसिंग mature male and female animal is fairly low even though artificial insemination 60 to 65% सक्सेस रेशियो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। मतलब जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेट कराया जाता है तो 60 से 65% कंसीव उस काऊ के कंसीव करने के चांसेस होंगे, या जिस ऑर्गेनिज्म में भी किया जा रहा है। टू इम्प्रूव चांसेस ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड अदर मीन्स और ऑल्सो यूज। अभी तो हमने एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन देख लिया, AI टेक्निक देख लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरी टेक्निक देखेंगे दैट इज MOET। ओके, तो MOET दैट इज मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो इसके केस में क्या होता है, इज वन ऑफ द सच प्रोग्राम फॉर हर्ड इम्प्रूवमेंट। हर्ड यानी जैसे वही झुंड बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, इस मेथड में क्या किया जाता है, देखो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन पढ़ा हुआ है, और FSH हार्मोन नहीं, FSH के समान हार्मोन आपको यही समझाना चाहता है, क्योंकि FSH आपने रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में पढ़ा हुआ है। तो FSH जैसा कोई हार्मोन है, वो FSH क्या काम करता है, फॉलिकल मैचुरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्राइमरी फॉलिकल देन सेकेंडरी टर्शरी फॉलिकल। फॉलिकल मैचुरेशन के लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है हाइपोथैलेमिक गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में। तो गाँव में भी यही किया जाएगा, FSH लाइक हार्मोन उसको दिया जाएगा। तो FSH हार्मोन ये जैसे काऊ है उसकी ओवरी है, उसमें फॉलिकल्स को मैच्योर करेगी, और नॉर्मली एक ओवरी एक ओवम को प्रोड्यूस करती है। तो जब हम FSH ट्रीटमेंट देते हैं तो वो मल्टीपल ओवम को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, दैट इज उसका नंबर है 6 से 8। कहाँ एक करना चाहिए था, उसकी जगह 6 से 8 एग उसने ओवम प्रोड्यूस किए। अब इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू हमने इनको फर्टिलाइज कर दिया। तो फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अब इसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, उसमें फिर क्लीवेज वगैरह होगी, तो 8 से 32 सेल वाला एम्ब्रियो बना। तो हम इसको नॉन सर्जिकली जो भी उनकी टेक्निक्स होती होगी, तो काऊ के, जैसे हम काऊ का एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं सपोज, तो काऊ के यूट्रस से, मतलब सॉरी फैलोपियन ट्यूब से या यूट्रस से हम इसे निकाल लेंगे। अब इस एम्ब्रियो को निकाल लेंगे जो 8 से 32 सेल का बना हुआ है, और फिर उसको किसी सरोगेट काऊ में, किसी दूसरी काऊ में, ठीक है, वहां पर उसके यूट्रस में इम्प्लांट करा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सपोज इतने सारे ओवम बने हैं, तो एम्ब्रियोज ज़्यादा भी बन रहे होंगे हो सकता है, और उसको दूसरी काऊ में सरोगेट करवा देंगे। क्या जरूरत थी हमें दूसरे काऊ में सरोगेट कराने की, उसको मतलब इम्प्लांट कराने की, क्योंकि हमने ये जो काऊ चूज की है जिसमें हम जिसको हम FSH ट्रीटमेंट दे रहे हैं, FSH लाइक हार्मोन का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है क्योंकि उसकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी थी। यदि ये खुद ही प्रेग्नेंट हो जाएगी तो 283 डेज जो कि 40 वीक्स की प्रेगनेंसी, उसके लिए तो बुक हो गई वो। ठीक है, अब
तो वो 280 डेज में, सॉरी 40 वीक में वो एक बेबी को प्रोड्यूस करेगी। उसका ओवा बहुत अच्छा है, ये हमें मालूम था। हमने उसको फर्टिलाइज करवाया, पहले मोइट करवाया इस काऊ में, फिर उसको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया, फिर एम्ब्रियो बना तो एम्ब्रियो निकाल करके दूसरी काऊ में डाल दिया। दूसरी काऊ, यहाँ पर ये एम्ब्रियो डेवलप हुआ, काफ में बना, काफ डिलीवर हुआ, ठीक है। तो इसकी बॉडी तो वो सारे हार्मोन बनाएगी जो मिल्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है। तो ये मिल्किंग कर रही है, वो एक चीज अलग हो गई। और ये हमें ये बेटर क्वालिटी का काफ हमें मिल गया, ठीक है। तो उसमें प्रोडक्टिविटी, ये जो काफ मिला, ये सपोज काऊ है, फीमेल काफ है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। हमने उसको पूरे 40 वीक के लिए बुक नहीं किया, ठीक है। अब एक बार हमने उसको ओव्यूलेट करा दिया। काऊ जो है पॉलीएस्ट्रस एनिमल होती है, ठीक है, पॉलीएस्ट्रस। फिर कुछ दिनों बाद फिर हम उसको FSH ट्रीटमेंट दे देंगे 1 महीने बाद। फिर उसमें ओवम बन गए बहुत सारे, फिर हम उसको फर्टिलाइज करेंगे, फिर दूसरी काऊ में हम डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक बेबी प्रोड्यूस करती 280 डेज में, 283 या 40 वीक्स में। अब इस प्रोसेस में हम हर महीने कई सारी सरोगेसी करवा करके कई सारे बेटर काफ को हम प्रोड्यूस करवाते जा रहे हैं, ठीक है। तो यदि यही खुद ही जिसमें इंसेमिनेशन करवाया था, जिसको FSH ट्रीटमेंट दिया था, जो मोइट टेक्निक हम जिस पे यूज कर रहे थे, यदि वो ही पूरा जेस्टेशन पीरियड पे जाती तो वो पूरे साल भर के लिए बुक हो रही थी, 40 वीक्स के लिए बुक हो रही थी। उसकी जगह हमने हर महीने उसको मोइट से उसमें ओव्यूलेशन करवाते गए और उस ओवम को फर्टिलाइज करा करके उससे बेटर क्वालिटीज की प्रोजेनिस हम लेते गए, ठीक है। तो ये चीज होता है मोइट। तो मोइट क्या है, इसमें हम फीमेल्स को FSH लाइक हार्मोन का ट्रीटमेंट देंगे, जिसके कारण वो मल्टीपल टाइम ओव्यूलेट होगी और इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन करवाया जाएगा थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। फिर याद रखिए, नॉन सर्जिकली हम एम्ब्रियो को वहां से निकालेंगे और ये एम्ब्रियो उस समय 8 से 32 सेल स्टेज के बीच का होगा। फिर उसको हम किसी दूसरे फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट करा देंगे। ये होता है मोइट, ओके। तो द एनिमल इज आइदर मेटेड विथ एन एलाइड बुल और आर्टिफिशियली, हाँ एक चीज, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट भी करा सकते हैं या नेचुरल मेथड के थ्रू भी कॉपुलेशन कराया जा सकता है। द फर्टिलाइज एग एट 8 to 32 सेल स्टेज आर रिकवर्ड नॉन सर्जिकली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्जिकली नहीं, नॉन सर्जिकली एलिमिनेट किया जाता है और उसको सरोगेट मदर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। द जेनेटिक मदर दैट इज जिसमें हम मोइट करा रहे हैं इज अवेलेबल फॉर अनदर राउंड ऑफ सुपर ओव्यूलेशन, ठीक है। तो एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन बनता है कि क्या कर रहे हैं हम, ठीक है, उसमें वहाँ से ओवम ले रहे हैं, किसी दूसरे को प्रेग्नेंट करा रहे हैं, मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर हम कहीं और कर दे रहे हैं। बट ऑब्वियसली यदि हम इस डिबेट में पढ़ते हैं तो लाइक हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, ठीक है। अब ये तो है ही, एक चीज तो है, ह्यूमन की पोजीशन अर्थ में अलग हो चुकी है, ठीक है। अब इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, यदि हम फूड इन्हांसमेंट नहीं करेंगे तो स्टारवेशन, भुखमरी जैसी कंडीशन भी तो आ सकती है। तो सिंपल है, जब एनिमल का यूज बिल्कुल अनशन तरीके से कि उसके सिंग के लिए कर रहे हैं या उसके हाथी के दांत काट के जा रहे हैं, जबकि उसके अल्टरनेटिव कई सारी चीजें अवेलेबल हो सकती हैं, तो वो सच में एक मिस यूज है। लेकिन इस तरीके से इन्हांस करना, फूड प्रोडक्शन को इन्हांस करना एक जेन्युइन चीज है। लगता है जरूर कि हाँ, इस तरीके से हमने आर्टिफिशियली उसको ओव्यूलेट कराया, फिर उसमें जेस्टेशन नहीं होने दिया, उसका एम्ब्रियो दूसरे में ट्रांसफर कर दिया। बायोलॉजिकल मदर तो वही थी, ठीक है, लेकिन उससे एम्ब्रियो निकाल करके दूसरे में कर दिया। तो ये जो एक प्रोसेस है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एवर इंक्रीजिंग फूड डिमांड है उसको लेवल में किया जा सके, ठीक है। तो हर चीज को, मतलब कई बार ये होता है ना कि हर चीज का, हम कोई भी चीज का विरोध करना शुरू कर देते हैं, तो कई सारी चीजें हमारी वास्तव में जरूरत है और कई चीजें जो हैं, और मोस्ट ऑफ द चीजें जो हैं, हम बेमतलब करते जा रहे हैं, ठीक है। इसके पहले भी एक बार बात हुई थी, लाइक डायमंड के एक्सकेवेशन के लिए बहुत बड़े एरिया को वो किया जा रहा है, मतलब खदान निकालने के लिए पेड़ कटेंगे। तो वो मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हम बिना डायमंड के सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन हम बिना बायोडाइवर्सिटी के शायद सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में इस चीज़ को समझा है। तो वो एक चीज़ अलग होती है, वो एक
नेसेसरी चीज़ नहीं है लेकिन फूड प्रोडक्शन एनहांस करना ये बहुत ज़रूरी सी चीज़ है, ठीक है। यदि हम पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करते हैं, मतलब अभी दूसरे तरीके आ जाएं और पेस्टिसाइड यूज़ होना बंद हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन हम क्रॉप लगा रहे हैं, 100 किलो ग्रो उससे निकालना है, लेकिन हाँ पेस्ट ने पूरा ख़त्म कर दिया, हमें सिर्फ 20 किलो मिला। 100 किलो की हमारी डिमांड थी और हम 20 किलो सप्लाई करेंगे तो क्या होगा? प्राइसिंग तो जो एलिवेट होगी वो होगी और बहुतों को तो फूड ही नहीं मिलेगा। तो हर चीज़ का एक क्या जेन्युइन है क्या नहीं है वो हमें अपने खुद से ही डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। दिस टेक्नोलॉजी हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर, ये मोइट टेक्नोलॉजी जो है MOET, कैटल, शीप, रैबिट, बफेलो, मेयर्स, इन सब में यूज़ की गई है, ठीक है। फीमेल हॉर्स, हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड ऑफ फीमेल एंड हाई क्वालिटी मीट यील्डिंग बुल्स हैव बीन ब्रेड सक्सेसफुली टू इंक्रीज हर्ड साइज इन अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। अब क्लियर है, हमने देखा 10 सरोगेट मदर से हमने वो वाली क्वालिटी के ब्रीड्स को प्रोड्यूस करवा लिया। यदि वही फीमेल प्रेग्नेंट होती तो सिर्फ एक ही प्रोजेनी बनता, हमने 10 को इस प्रोसेस के थ्रू करवा लिया। एक एग्जांपल दे रही हूँ। अब बी कीपिंग, हनी बीज, इसका हनी बी को तो हम डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस, मेल ड्रोन्स, इनको कई बार हम पढ़ते आ चुके हैं। अब यहाँ पर बी कीपिंग जो है, दैट इज बी कीपिंग जिसे हम एपीकल्चर भी कहते हैं, जिसमें हनी बीज को, दैट इज एपिस इंडिका, जो मेनली इंडिया में कल्टीवेट की जाती है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो बी कीपिंग और एपीकल्चर इज द मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बी, यानी मधुमक्खी के छत्ते को अच्छे से रखना, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ हाइव ऑफ हनी बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। It has been an age-old cottage industry. Honey is a food of high nutritive value and also find use in the indigenous system of medicine. जो हमारी आयुर्वेदिक दवाएं हैं उनमें कई चीज़ में ये है कि सर्दी हो रही है तो उसमें क्या क्या काला पीपर वगैरह, काली मिर्च वगैरह मिला करके दे दिया जाता है। एंड रियली इफेक्टिव, जो आयुर्वेदिक में सच का नॉलेज रखते हैं, हालांकि बहुत कम ही लोग होंगे, बट आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है यदि सही नॉलेज हो तो, जो भी प्रैक्टिस कर रहा है उसको सही नॉलेज हो तो यहाँ पर जो हनी है उसको आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। हनी क्या है? फ्लावर का नेक्टर है। हनी बी ऑल्सो प्रोड्यूसेस, हनी के लिए हम करते हैं, इसके अलावा बी वैक्स भी है। तो बी वैक्स का जो है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो हनी एपीकल्चर से जो हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक तो हनी मिल रहा है और दूसरा हमें बी वैक्स मिल रहा है, ठीक है। हनी का हमने यूज़ देख लिया। हनी बी ऑल्सो प्रोड्यूसेस बी वैक्स विच फाइंड मैनी यूजेस इन इंडस्ट्री सच एज इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक एंड पॉलिशेस ऑफ वेरियस काइंड. The increased demand of honey has led to large scale beekeeping practices. पहले उतना ज़्यादा नहीं था, अभी हेल्थ कॉन्शियस भी ये है कि हनी बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो अब जब हनी की डिमांड बढ़ गई तो अपने आप से हनी एपीकल्चर की प्रैक्टिस भी बढ़ गई है, ठीक है। द इंक्रीज डिमांड ऑफ द हनी हैज़ लेड टू लार्ज स्केल बी कीपिंग प्रैक्टिस. इट हैज़ बिकम एन एस्टेब्लिश इनकम जनरेटिंग इंडस्ट्री वेदर प्रैक्टिस्ड ऑन ए स्मॉल और ऑन ए लार्ज स्केल, ठीक है। तो डिमांड है, इसलिए हनी की इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है, इस वजह से बी कीपिंग भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है. बी कीपिंग कैन बी प्रैक्टिस इन एनी एरिया वेयर देयर आर सफिशिएंट बी पास्चर ऑफ सम वाइल्ड श्रब्स, फ्रूट्स एंड ऑर्चार्ड एंड कल्टिवेटेड क्रॉप्स. सी हम क्लियर, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ऑब्वियसली सिंपल है. हनी बी क्या कलेक्ट करती हैं? नेक्टर कलेक्ट करती हैं फ्लावर का. तो जहाँ पे भी हम एपीकल्चर या बी कीपिंग करें वहाँ पर हमारे लिए फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? आसपास में फूल पौधे होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं फूल पौधों से तो उन हनी बी को नेक्टर कलेक्ट करके लाना है. तो यही बोल रहा है कि वहाँ पर जहाँ पर सफिशिएंट बी पास्चर हो, फूल पौधे वाला ऐसे हो, तो वहाँ पर हम बी कीपिंग कर सकते हैं. देयर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ हनी बी विच कैन बी रेयर्ड. कई सारी स्पीशीज़ हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन जो हनी बी की स्पीशीज़ है दैट इज़ एपिस इंडिका है. ओके. बी हाइव कैन बी केप्ट वंस, किसी के भी बरामदे में भी किया जा सकता है, वरांडा में भी किया जा सकता है, छत में भी किया जा सकता है. कोई ज़्यादा इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है यदि करना है तो. बी कीपिंग इज़ नॉट लेबर इंटेंसिव.
आपको एक बार सेट करना है, फिर वो जो कुछ करेंगी वो हनी बी करेंगी, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि उसके केस में हम देख रहे थे डेयरी फार्म मैनेजमेंट में कि उसको प्रॉपर क्लीनिंग, वैक्सीनेशन, ये सारी दुनिया भर की चीज़ें थी, वो यहाँ पर वो लेबर इंटेंसिव काम ये बी कीपिंग नहीं होता है। बी कीपिंग दो रिलेटिवली ईजी डज रिक्वायर सम स्पेशलाइज नॉलेज एंड देर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशन दैट टीच बी कीपिंग, ठीक है। कई सारे लोग हैं जिनको जो एक्सपर्टीज़ हैं वो बता देंगे आपको कि बी कीपिंग के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, कहाँ पे आप बी मतलब हाइविंग करिए, कहाँ पे आप बी को रखिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एक चीज़ और है, मतलब सीधे से यदि किसी को भी ऐसा कोई भी काम करना है तो अपने से कई सारी चीज़ें इधर उधर करने की बजाय सबसे अच्छा होता है कि उसके एक्सपर्ट के पास चले जाना। लाइक सिंपल, यदि मुझे कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है तो मैं अपने मन से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूं और लॉस में जाऊं, यदि मैं बहुत अच्छा नॉलेज नहीं रखती हूँ उसका, तो मेरे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा कि मैं किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र को चूज़ कर लूँ। सपोज़ मुझे कोई एक सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ लेना है तो मैं उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के पास जा करके उस चीज़ को समझूं। मैं जितने टाइम अपने खुद से समझने में लगाऊंगी, एक बार उसका व्यू ले लेती हूँ या उससे समझ लेती हूँ, तो वो टाइम कम कंज्यूम होगा, और क्योंकि वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता है। और मैं जैसे कि हम लोग जिस एज में हैं तो ऐसा नहीं है कि हम शुरू से ही सीधे एक्सपर्ट के पास चले जाते होंगे, ठीक है, कि हाँ चलो पहले खुद करके देखते हैं, फिर फाइनली हमें उसके पास जाना ही पड़ता है। तो अब इस एज में हम ये जरूर करते हैं कि हाँ हमें ये काम करना है तो सीधे से इसके एक्सपर्टीज को कंसल्ट करो और उससे पूरी एडवाइस ले लो और उसके अकॉर्डिंग काम करो, ठीक है। और एक चीज़ और है, इस तरीके से हम अपने देश की इकोनॉमी को भी बहुत बढ़ाते हैं, ओके, कि सबका जो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन है उसको उसके क्लाइंट मिलने चाहिए, ओके। तो यही चीज़ बोल रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो बी कीपिंग को अच्छे से जानते हैं। यदि आपको बी कीपिंग करना है तो आप उनसे एडवाइस जो है जरूर ले लीजिए। द फॉलोइंग पॉइंट आर इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग, जो बेसिक्स चीज हैं उसके लिए। नॉलेज ऑफ द नेचर एंड हैबिट ऑफ द बीज, ठीक है, नेचर एंड हैबिट ऑफ द बी, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द बी हाइव, कहाँ रखना है उसके लिए सबसे जरूरी आसपास फूल पौधे होने चाहिए। कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वार्म, तो आपको बी कीपिंग करना है तो आपको सबसे पहले तो ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में मिलेंगे आप लेकर के आ जाओगे, तो बी कैचिंग एंड हाइविंग, उनको रखना। स्वार्म्स, जो हनी बी का झुंड होता है उसको हम स्वार्म बोलते हैं, ग्रुप ऑफ बीज, ये लिखा ही हुआ है। कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वार्म, मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन एंड हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स, ठीक है। इन्हीं चीज़ों के लिए तो कर रहे हैं, तो लास्ट स्टेज जो हो जाएगी ये हो जाएगी। And bees are the pollinator of many our crop species such as sunflower, brassica, apple and pear। इनको याद रख लीजिएगा। इसके ये क्वेश्चन, हालांकि ये हम बी कीपिंग में पढ़ रहे हैं, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि सनफ्लावर, ब्रेसिका, एप्पल एंड पेयर का पॉलिनेटिंग एजेंट कौन है, तो आंसर हो जाएगा हनी बी। कीपिंग बी हाइव इन क्रॉप फील्ड ड्यूरिंग flowering period increase pollination efficiency and improve the yield, beneficial both from the point of view of crop yield and honey yield, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी क्रॉप्स हैं, ठीक है, और यहीं पर हमने आसपास बी हाइव रखा हुआ है, मधुमक्खी का छत्ता आसपास है, तो यहाँ पे क्रॉप में जब फ्लावरिंग होगी तो ये यहाँ आकर के नेक्टर कलेक्ट करने के लिए जाएंगी और वहाँ पॉलिनेशन भी करेंगी। तो जितना ज़्यादा पॉलिनेशन होगा उतने ज़्यादा सीड फॉर्मेशन होगा, दैट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है हमें उतना ही ज़्यादा मिलेगा। देन फिशरीज, फिश को की रेयरिंग और उनकी ब्रीडिंग। तो फिशरीज एंड एन इंडस्ट्री डिवोटेड टू द कैचिंग, फिश कैच करना, पकड़ना, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश, हेल्फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल, ठीक है। A large number of our population is dependent, कोस्टल एरिया, समुद्र के किनारे रहने वाले जो पॉपुलेशन है कोस्टल एरिया की, वो बहुत ज़्यादा फिशरी पर, उनका मतलब जो जॉब है वो यही होता है, फिश कैचिंग ही होता है, मछली पकड़ते हैं और उसे बेचते हैं। तो उनकी जो फाइनेंशियल मतलब जो भी इनकम होती है वो इस फिशरीज से ही होती है, ठीक है, ठीक है। सो अ लार्ज नंबर ऑफ आवर पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन फिश प्रोडक्ट एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स सच एज प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, एडिबल ऑयस्टर फॉर फूड, ठीक है।
देन सम ऑफ द फ्रेश वाटर फिशेस, हाँ अब यहाँ पर क्वेश्चन है, कतला, रोहू एंड कॉमन कार्प फ्रेश वाटर फिश हैं। देन हिल्सा, सार्डिन्स एंड मैकरल एंड पॉम्फ्रेट, ये जो है ये मरीन फिश हैं, ठीक है। तो ये इनका ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सी, ये सपोज ये 3 दे दिया और एक हिल्सा दे दिया, साथ में 4 ऑप्शन है, एक कतला है, एक रोहू है, एक कॉमन कार्प है, एक हिल्सा है। ऑड वन आउट करने को बोलता है तो हिल्सा ऑड वन आउट हो जाएगी क्योंकि ये मरीन वाटर फिश है, ठीक है। फाइंड आउट व्हाट फिशेज आर कॉमनली ईटन इन योर एरिया, तो जनरली कोस्टल एरिया में होगा तो सी फिशेस खाई जाती हैं, और यदि कोई वो शहर यदि नदी के किनारे है तो वो वहाँ पर फ्रेश वाटर फिशेस को खाया जाता है। Fishes has an important place in Indian economy. It provides income and employment to millions of fishermen and farmers, particularly in the coastal area. समुद्र के किनारे रहने वालों के लिए जीवन यापन का एक प्रमुख जरिया है, ठीक है। फॉर मैनी इट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड, तो सीरियसली जो फिशरमैन होते हैं तो उनकी लाइवलीहुड के लिए उनके इनकम का इकलौता जरिया ये जो होता है ये फिश कैचिंग ही होता है, ओके। In order to meet the increasing demand on fisheries, different techniques have been employed to increase production. Fisheries में भी हम वही अच्छी breeds को use करना, उनको proper cultivate करना, ये सारा काम हम यहाँ पे भी देखेंगे. For example, though through aquaculture and pisciculture, we have been able to increase the production of aquatic plant and animal, both freshwater and marine. तो यहीं पर है ये aquaculture यानी water लाइफ्स को ग्रो कराना और कल्टीवेट कराना एक्वाकल्चर में आएगा, और एक्वाकल्चर में हम जब सिर्फ फिश की बात करेंगे तो वो फिशी कल्चर में आ जाएगा। तो एक्वाकल्चर को भी यदि हम साइंटिफिक वे में करते हैं तो हम उसका प्रोडक्शन को इंक्रीज करा सकते हैं, ठीक है। फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन पिसिकल्चर एंड एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर यानी ऑल वाटर organisms, either it is plant or animal. Pisciculture is specific only for fish, okay. और ये जो एक्वाकल्चर से, जैसे एक्वाकल्चर मतलब ये वाटर प्लांट्स और वाटर एनिमल्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, उससे रिलेटेड जो टर्म यूज होता है वो ब्लू रेवोल्यूशन कहलाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है क्रॉप के रिलेशन में है, तो यहाँ पर ब्लू रेवोल्यूशन जो है एक्वाकल्चर से है। रिवोल्यूशन यानी इंक्रीज प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पर जो ब्लू रेवोल्यूशन तो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। This has led to the development and flourishing of the fishery industry, and it has brought a lot of income to the farmer in particular and the country in general. We now talk about blue revolution as being implemented along the same line as green revolution, ठीक है। तो ब्लू रिवोल्यूशन हो गया और ब्लू रिवोल्यूशन हो गया। ग्रीन रिवोल्यूशन हम जब इसका नेक्स्ट लेक्चर लेंगे जिसमें हम प्लांट ब्रीडिंग पढ़ेंगे तो उसमें हम ग्रीन रिवोल्यूशन को समझेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में आपको हिसारडेल का नाम याद रखना है। हिसारडेल कैसे बना, किन दो डिफरेंट ब्रीड के बीच का, मतलब वो क्रॉस ब्रीडिंग का प्रोडक्ट होता है हिसारडेल। देन उसके बाद हमने आउट क्रॉस की इंपॉर्टेंस देखी कि मिल्क प्रोडक्टिविटी या बायोमास प्रोडक्शन कम हो रहा है, मीट प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो हम आउट क्रॉसिंग करवाई हमने। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में हमने म्यूल को लिया। इसके अलावा हमने मतलब इसमें जो चीज़ को बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन आप ये देखो कि टोटल टॉपिक 36 हैं, क्वेश्चन आने हैं 90, तो कोई सा भी टॉपिक तो छूटेगा नहीं जिससे वहाँ जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पिक ना करे। ऑन एन एवरेज एक टॉपिक से 2 क्वेश्चंस बनते हैं। टोटल 36 टॉपिक, 36 2 जा 72, तो 2 क्वेश्चन तो बनते ही हैं। और ये इतना सिंपल टॉपिक है और एग्जामिनर भी इतने में से बीच में से कहीं ना कहीं 2 क्वेश्चन आराम से सेलेक्ट कर सकता है। तो अगेन NCERT पढ़िए और पढ़िए बस। ओके, थैंक यू, टेक केयर।